कॉन्शियस ज़िंदगी शुरू नहीं होती कि तुम्हें बताना शुरू कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा मज़हब है, खुदा है, सच में निजात है, और फिर तुम इतनी बार सुनते हो और ख़ुद से इतनी बार कहते हो कि यकीन हो जाता है कि हाँ ये सब सच है। इतनी बार तुम दोहराते हो कि याद ही नहीं आता कभी कि ये जो सब मैं मान रहा हूँ, ये सब जो मैं जानने का दावा कर रहा हूँ, ये मेरे किस सवाल के जवाब की जुस्तजू के नतीजे में मेरा जानना बना है। जिसने कभी सवाल ही नहीं पूछा खुद से कि ये क्या है, वो कैसे उस चीज़ के बारे में जान सकता है। हाँ, वो ऐसी चीज़ों को मान ज़रूर सकता है, और यही तुम कर रहे हो। अब गौर करो, तुम्हारी ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशंस जिसे तुम अपनी निजात का नुस्खा मान कर बैठे हो, ये तुम्हारी निजात की राह की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। कभी सवाल ही नहीं करोगे कि खुदा है या नहीं, या खुदा क्या है, मज़हब क्या है, हकीकत क्या है, क्योंकि तुम ये मान ही बैठे हो कि तुम जानते हो। अब जब तुम्हें पता ही है कि खुदा है तो खोजने क्यों जाओगे? जो मालूम ही है उसकी तलाश क्यों करोगे? जो तुम्हारे इल्म में ही है उसको जानने की मुशक्क़त क्यों सहोगे? याद रखना, जानना खोज का नतीजा होता है, और जिसे ये वहम हो जाए कि वो जानता है, वो कभी खोज पर ही नहीं निकलता। जब तक तुम अपने नाम निहाद इल्म को, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा ये कहना रटी रटाई मालूमात को एक बार छोड़ते नहीं हो, जानने का सफ़र शुरू ही नहीं होता। गुरु को कभी देखना, वो तुम्हारी सारी मालूमात को गलत कहता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानना है ही नहीं, वो बस जुगाली है, नस्लों की जुगाली। कुछ लफ्ज़ हैं जिन्हें दोहराते दोहराते तुम ये यकीन पाल बैठे हो कि तुम जानते हो। समझो, जो तुम्हारे अंदर से फूटता है वो है हकीकी इल्म। तुम जिसे इल्म मान बैठे हो वो सारा उधार है। हो सकता है वो किसी और का जानना हो, हकीकी जानना। जो तुम्हें कह रहा हो उसके लिए वो नोइंग हो, मगर तुम्हारे लिए वो बस मालूमात हैं। जो इल्म अंदर से फूटता है वो इल्म कम, इल्म की कैपेसिटी, इल्म की सलाहियत ज़्यादा होता है। वो इल्म कोई मजमुआ नहीं होता, बस वो एक बसीरत होता है जिसकी रोशनी में तुम हकीकतों को जानने लगते हो। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होता जिसे स्टोर करना पड़े, जिसे मेमोरी बनाना पड़े। जो इल्म बाहर से आता है, जो उधार इल्म होता है, वो तुम मेमोरी की शक्ल में स्टोर करते हो। ठीक वही कुछ जो स्कूलों में होता है। पूरा साल एक सिलेबस बच्चों के अंदर स्टोर करने की कोशिश की जाती है। जिसे याद रह जाता है वो पास हो जाता है, और जो याद रखने में नाकाम रहा वो फेल हो गया। हालांकि स्कूल का काम असूली तौर पर यह होना चाहिए कि वो मालूमात को जहन में स्टोर ना करे, बल्कि जो इल्म बच्चे को दरकार हो, जिस नॉलेज की जिस वक्त ज़रूरत पड़े, उसको हासिल करने की टेक्निक्स सिखा दे। बच्चे में वो बसीरत पैदा कर दे कि वो ज़िंदगी में उठने वाले सवालों के दुरुस्त अंदाज में जवाब ढूंढना शुरू कर दे। जो इल्म अंदर से फूटता है वो और तुम एक हो जाते हो, बिकम वन। वो तुम्हारा वे ऑफ बीइंग हो जाता है। जबकि जो इल्म तुम बाहर से लाते हो उसके और तुम्हारे दरमियान फासला हमेशा कायम रहता है। इसको यूं समझो, तुम एक कमरे में हो और उस कमरे को रुपयों से भर दिया गया है। इतने रुपए हैं उस कमरे में कि तुम उसमें छुप गए। कमरे में सिर्फ रुपए नज़र आ रहे हैं, लेकिन तुम रुपया तो नहीं हो गए। तुम अब भी तुम हो और रुपया रुपया है। बाहर से अंदर उड़ेला गया, दोहराया गया, मेमोराइज किया गया इल्म ऐसे ही काम करता है। वो तुम नहीं बनता, बस तुम्हारे अंदर स्टोर होता जाता है। वो बस तुम्हारे अराउंड एंड अराउंड जमा होता रहता है, लेकिन वो तुम्हारी बीइंग को कभी नहीं छूता। वो बस धूल की तरह जमा हो सकता है, चीज़ों की तरह घर में जमा होता रहता है, लेकिन वो तुम कभी नहीं बन पाता। जो तुम्हारे अंदर से इल्म पैदा होता है वो एक रवैये की तरह, एक वे ऑफ एग्जिस्टेंस की तरह तुम बनता जाता है। इसको यूँ समझो, जो हकीकी जानने वाला होता है वो ज़्यादा जानता हो, मालूमात उसके पास ज़्यादा हों, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, मगर उसमें जानने की सलाहियत लाजमन ज़्यादा होगी। हो सकता है जनरल नॉलेज का कोई कंपटीशन हो और एक तरफ कोई आम दुनियादार आदमी बैठा हो और दूसरी तरफ हकीकी इल्म रखने वाला कोई सूफ़ी। तो सूफ़ी ये मुकाबला हार सकता है, ये मुमकिन है। उसके पास स्टोर शुदा इल्म ज़्यादा ना हो, लेकिन उसे जानने का फ़न आता है,
जानने की उसमें सलाहियत, कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पर दो ऐसे ही लोगों को अगर ये टास्क मिले कि एक चीज़ या फ़न है जिसको सीखना है, तो वो जिसके पास सीखने की टेक्निक है, हकीकी इल्म है, वो आम दुनियादार आदमी से कहीं तेज़ी से वो चीज़ सीख जाएगा। हो सकता है किसी सूफ़ी और माहिर नबातात के दरमियान मुकाबला हो और उनके दरमियान में एक फूल रख दिया जाए और उस बारे में उनका इल्म जांचने की कोशिश की जाए, तो सूफ़ी फ़कीर उस फूल में से खुदा को भी ढूंढ लेगा, जबकि बॉटनिस्ट शायद उस फूल में फूल को भी न ढूंढ पाए, चाहे फूल के बारे में उसके पास ज़ख़ीरा शुदा इल्म कितना ही क्यों ना हो। जानकारी, इंफॉर्मेशंस सतही होती हैं, जबकि जानना बहुत गहरा होता है। समझो, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत जानना फैला है, इल्म फैला है, घर वाले पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, किताबें मौजूद हैं, तो तुम चीज़ों से मुतारिफ होते रहोगे, इंट्रोड्यूस होते रहोगे, तसव्वुरात, आइडियाज़ को जानते रहोगे, तहरीकों, मुल्कों, सियासी दुनिया में हो रही सरगर्मियों के बारे में आगाह रहोगे। बर्ट्रैंड रसल ने इल्म को दो कैटेगरीज में तकसीम किया था। एक को वो कहता था एक्विंटेंस, तारुफ, और दूसरे को वो कहता था इल्म, नॉलेज। मालूमात की शक्ल में तुम्हारे पास चीज़ों, सिचुएशंस, माजी के बारे में तारुफ जमा होता रहता है, लेकिन जो जानना होता है, जो हकीकी नॉलेज होता है, वो तुम्हारे पास जमा नहीं होता, बल्कि तुमको ही बदल कर कुछ और कर देता है। वो तुमसे अलग कोई जमा शुदा चीज़ नहीं होती, बल्कि तुम्हारे तुम में जमा हो जाती है। नोइंग और नोअर के दरमियान कोई फासला नहीं रह जाता। दूसरी तरफ जानकारी और जानने वाले में फासला होता है। ये जो मैंने कहा कि जो हकीकी जानने वाले हैं वो लोगों को जानकारी से, इंफॉर्मेशन से बचाते हैं, रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मालूमात की शक्ल में वो गलत नॉलेज को दुरुस्त मान कर रुक ना जाए, बल्कि आगे बढ़ता रहे और उस मकाम को छुए कि जहाँ जानने का अमल होता है, नोइंग वाक़ई होती है। इसलिए कभी गौर करना, सूफियों ने कभी किताबी इल्म पर जोर नहीं दिया, मराकबों की बात अलबत्ता की है, क्योंकि मराकबे, मेडिटेशन, जानने की आपकी सलाहियत को बढ़ाते हैं। किताबी इल्म कुछ नाम, लेबल्स, कुछ तसव्वुरात भरते हैं। हकीकी इल्म की राह पर जब कोई चलता है और सूफ़ी के मकाम को पाता है, तो पता है उस वक्त क्या बचता है? न जानने वाला बचता है, न वो चीज़ बचती है जिसे जाना जाता है, सिर्फ जानना, जानने का अमल बच रहता है। ये वो मकाम है जब मंसूरों की ज़बान पुकार उठती है अनल हक। ये स्टेज इनलाइटनमेंट है, जानने का वो मकाम जहाँ जानने वाला और जानी गई दोनों चीज़ें बाकी नहीं रह जाती। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गायब हो गए, बस सिर्फ जानना, नोइंग रह गई, सिर्फ आगही रह गई, सिर्फ कॉन्शियसनेस बाकी रह गया। कोई मालूमात नहीं, बस जानना बाकी है। और इस बात को समझो कि मालूमात जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ जानने वाला खुद ही ख़त्म हो जाता है। सोचो ना, तुम क्या हो? तुम कहते हो मैं फ़लाँ हूँ, ये मेरा मज़हब, ये मेरा मुल्क, ये मेरी ज़ात, ये मेरी बिरादरी। अब इसमें आपका नाम, आपका मज़हब, आपका मुल्क, आपकी ज़ात, बिरादरी, ये सब इंफॉर्मेशंस हैं जो आपने उधार ली हैं समाज से, घर से, इर्द गिर्द से, स्कूल से। ये सब आपके पास मौजूद इंफॉर्मेशंस हैं। इन सब मालूमात को आपके जहन से छीन लिया जाए तो क्या ख्याल है, आप क्या बचेंगे? अब आप क्या कहेंगे खुद को कि क्या हैं? अब आप कुछ भी नहीं रहे, अब आप ना हो गए। यूँ समझो ये आपका जिस्म है, जिसके एक उज़्व का नाम आपको मालूम है। आप कहते हैं ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, ये सर है, ये बाल हैं, ये नाखून है, ये जिस्म है, ये दिल है, और ये सब कुछ मिलकर आप बनते हैं। ये अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये सारी जमा होकर बता रही है कि ये आपका जिस्म है, ये इंफॉर्मेशंस हैं। अब आपसे ये सारी इंफॉर्मेशंस छिन गई, अब आप अपने मादी वजूद को क्या कहेंगे कि ये क्या है? कैसे कहेंगे कि ये मैं हूँ? जानकारी, मालूमात तुम्हारी अना को, तुम्हारी मैं को मजबूत करते हैं। अना के पास जितने ज़्यादा लेबल हों, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, वो उतनी ही मजबूत होती है। कोई लफ्ज़ ज़्यादा जानता है, वो शायर बनकर मजबूत अना बन जाता है। किसी के पास मैं के साथ जुड़े हुए लेबल ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरी नौकरी, मेरा दूसरा घर, ऐसी चीज़ें जिन पर लगे लेबल के साथ मेरा चिमटा हुआ है, उसकी अना मजबूत होगी। और तो और किसी ने अपनी नमाजें, रोज़ों का हिसाब रखा हुआ है, उनकी मिकदार और तादाद का ज़्यादा होना उसकी अना को मजबूत कर रहा होता है।
जानकारी अना को, मैं को मजबूत करती है, जबकि जानना अना को मिटाता है। तुम खुद मुशाहिदा करना शुरू करो, साफ नज़र आएगा। जितना लोग ज़्यादा जानते जाते हैं उनकी अना बढ़ती जाती है, उनकी मैं तगड़ी होती जाती है, गरूर आता जाता है। जितना ज़्यादा तुम जानते जाओगे चाल ढाल बदलती जाएगी। तुम्हारे अंदर एक मकाम हमेशा एक्टिव तन कर खड़ा रहेगा और चीखता रहेगा कि मैं जानता हूँ। इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़ती जाएगी अना उतनी मजबूत होती जाएगी। लेकिन जब तुम जानने वाले बनते हो तो जो वाक़या होता है वो इससे बिल्कुल उलट होता है, उसमें मैं मिटती है। जब जानने की सलाहियत कामिल हो जाती है तो अना कमज़ोर होते होते मुकम्मल फना हो जाती है। जिस दिन अना मुकम्मल मिटती है ये वो मकाम है जहाँ जानने वाला भी मिट जाता है और जिसके बारे में जाना जा रहा है वो भी मिट जाता है। सिर्फ जानना बाकी रह जाता है, खालिस अवेयरनेस। तुम्हारे मौलवियों और सूफियों फ़कीरों में यही फ़र्क है। मौलवी पादरी किताबों पर किताबें पढ़ते जाते हैं और जो जो उनका हासिल शुदा इल्म, मालूमात, जानकारी बढ़ती जाती है उनका मकाम रुतबा ऊंचा होता जाता है, उनकी अना भी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ सूफ़ी फ़कीरों में जो जो जानने की सलाहियत बढ़ती जाती है उनकी मैं मिटती जाती है और जब जानने की सलाहियत कामिल मकाम पर पहुंचती है तो उनकी अना भी मुकम्मल तौर पर मिटकर कुल बीइंग से एक हो जाती है। वो मकाम कि जिसे रूमी कहते हैं कतरा समंदर में मिल गया। अब कतरा जो समंदर में मिल गया वो कैसे बताए कि ये समंदर है और ये कतरा है। तुम ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग के तौर पर पैदा होते हो और बतौर ह्यूमन बीइंग तुम हर वक्त कामिल हो। जिस वक्त तुम माँ के पेट में थे तब भी तुम बीइंग के तौर पर कामिल थे। बीइंग के तौर पर तुम ज़रा से भी कभी भी कम नहीं होते, हमेशा पूरे होते हो। तुम जब 1 साल के होते हो तब भी कामिल होते हो, जब 100 साल के होते हो तब भी कामिल होते हो, जब तुम गरीब होते हो तब भी कामिल होते हो, जब अमीर होते हो तब भी कामिल होते हो, जब कामयाब कहलाए जा रहे होते हो तब भी कामिल होते हो और जब नाकाम हो रहे होते हो तब भी कामिल होते हो। एक बात को समझो, बीइंग को मुकम्मल होने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी एक भी चीज़ की नहीं। दूसरी बात कि तुम्हारी बीइंग कभी दुखी नहीं हो सकती, कभी इसे तकलीफ़ नहीं होती, कभी वो मरती नहीं, कभी वो पैदा नहीं होती, उसे किसी भी वक्त कोई भी मसला, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी नहीं होती। बीइंग लम्हे मौजूद में बह रही ज़िंदगी के बहाव के साथ चल रहा बस एक तजर्बा है, मसाइल से आज़ाद, फ़िक्रों से आज़ाद। मसाइल कहाँ से शुरू होते हैं? मसाइल शुरू होते हैं जब तुम ज़िंदगी के इस तजर्बे के बहाव को अना की ऐनक से देखना शुरू करते हो। अना तुम्हारे दिमाग का तराशा सेकंड सेल्फ है। फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के हवाले से ह्यूमन माइंड और इस ईगो ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इंसान की बतौर स्पीशी बका में भी इसका रोल मरकज़ी है, मगर जैसा कि हमारी दुनिया में भी होता है कि जो चीज़ यूज़ होती है वो मजबूत होती है। सर्वाइवल के इस दौर को सोचें, इंसान आलमोस्ट हर स्पीशी से कमज़ोर था। किसी जानवर से स्पीड में बहुत पीछे था तो किसी से ताकत में बहुत कम था, किसी से खूंखारी में तो किसी से जिस्मानी मजबूती में। सर्वाइवल के इस दौर में इंसान को जिस एक चीज़ ने सबकत दिलाई वो था इसका दिमाग। इंसान बाकी जानदारों से ज़्यादा चालाक जानवर साबित हुआ। इंसान ने दिमाग का इस्तेमाल किया और बहुत खूबी से किया और बड़ी शिद्दत से किया। इस इस्तेमाल की वजह से इंसानी दिमाग इतना ताकतवर हो गया कि अमलन बाद में उसने इंसानी ज़िंदगी के सारे तजर्बे को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इंसान अपने जहन में उठ रही सोचों को अपना आप समझने लगा। सूरज एक होता है मगर एक दिन उसका तलू होना सुहाना लगता है, दूसरे दिन बोरेंग। क्यों? क्योंकि दिमाग कह रहा है कि वो परेशान है, और दिमाग परेशान है तो फिर किसी मंज़र को सुहाना कैसे कहा जा सकता है। ये तो है हिस्टोरिकल पस मंज़र कि दिमाग को इंसान की शाही का मनसब मिला कैसे। अब दूसरी इंतहा को देखो। बड़ी मशहूर कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो दिमाग को जो कुल इख्तियारात मिले इसने इसे करप्ट कर दिया। दिमाग इस वक्त बिलाशुबा इस दुनिया को चला रहा टूल नज़र आ रहा है, मगर हकीकत यह है कि दिमाग इस वक्त तेज़ी से ज़िंदगी की, नौ इंसानी की
بلکہ زمین پر زندگی کے تجربے کی تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے مظاہر تمہیں ہر جگہ نظر آ سکتے ہیں۔ فرد کی بے قراری ہو یا گھر کی بے سکونی، ایک ریاست میں قوموں فرقوں کے باہمی جھگڑے ہوں یا بین الاقوامی جھگڑے، یہ سب اشارہ ہے اس منزل کی طرف جس طرف انسانی عقل انسان کو لے کر جا رہی ہے۔ عقل انسان کے سارے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر غور سے دیکھو تو انسان کے سارے مسائل اصل میں عقل ہی کے تخلیق کردہ ہیں۔ انسان انرجی کے ریسورسز کے پیچھے جاتا ہے اور ایٹم بم کھینچ کے لے آتا ہے، تنہائیوں کا حل ڈھونڈنے نکلتا ہے تو سوشل میڈیا کی شکل میں وہ حل ڈھونڈتا ہے جو تنہائیوں کو اور شدید کر دیتا ہے۔ ایک بیماری کا علاج ڈھونڈتا ہے، 100 بیماریاں پیدا کر بیٹھتا ہے۔ انسانی عقل کی اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے۔ یہ مسجد بھی بنانے جائے تو آخر میں میکدہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ناکارہ مشین کی بنیادی علامت ہوتی ہے۔ انسانی ذہن اس وقت غور سے دیکھے اس کائنات کی سب سے ڈس فنکشنل مشین بن چکی ہے، جس سے زمین کی ہر مخلوق کو خطرہ ہے، زمین کو اور خود نوع انسانی کو شدید خطرات ہیں۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی اس وقت حالت۔ مائنڈ کی اس فیکٹری کی سب سے بڑی شاندار تخلیق پتہ ہے کیا ہے؟ یور ایگو، تمہاری انا، تمہارا کنسیپٹ آف می، جسے تم میں کہتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو۔ وہ مائنڈ جس نے جو بنایا ہے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ تھی، وہ آخر میں زہر ثابت ہوئی، تو اسی مائنڈ کی بنی آپ کی ایگو کیسی ہو سکتی ہے؟ تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ تم جسے تم کہتے ہو اسے سمجھو وہ ہے کیا۔ تمہارے ذہن نے ادھر ادھر سے حواس خمسہ سے معلومات کو جمع کیا اور ایک چیز بنا دی جسے تم کہتے ہو۔ ایک ڈس فنکشنل مشین کے تراشے ایک پرزے کا نام ہو تم، جسے تم کہتے ہو۔ کبھی غور سے دیکھو خود کو، کیا بیت رہی ہے تم پر۔ کبھی غور سے اپنے گھروں کو، معاشروں کو، ملکوں کو دیکھو، اس دنیا کی حالت کو دیکھو، کس اذیت میں 24 گھنٹے گزارتے ہو۔ تمہاری دنیا کی سب سے نفع بخش اور بڑے پیمانے پر پروڈیوس ہو رہی چیزیں ہیں نیند آور گولیاں اور نشہ آور مشروب۔ سوچتے ہو کبھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس زندگی سے فرار چاہ رہا ہے۔ زندگی سے فرار چاہ رہی ہے تو سمجھنا کہیں نہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ابھی تم شاید نہیں سمجھو گے، لیکن کچھ عرصے تک تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، انسان کو درپیش اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود انسانی دماغ ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ تم ہر حال میں ہر وقت کامل ہوتے ہو، تمہیں ہونے کے لیے کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، مگر تمہارا جو فالس سیلف ہے، جو تمہاری انا ہے، وہ ہر وقت ناکاملیت کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انا کیونکہ خود کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ دوسری چیزوں سے چمٹتی ہے تو خود کو کچھ کہہ سکتی ہے، اس لیے یہ ہر وقت چیزیں تجربے چاہتی ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنا آپ ہونے کے لیے کسی بھی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، انا کو ڈیولپ کرتا ہے، تو اسے کوئی پیشہ چاہیے ہوتا ہے جس کی مناسبت سے وہ خود کو ڈاکٹر، انجینئر، استاد، بزنس مین یا کچھ بھی کہہ سکے۔ انائی سیلف ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں مصروف رہتا ہے، یہ خود میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے کبھی یہ چاہتا ہے کبھی وہ چاہتا ہے، تاکہ خود کو زیادہ کامل، زیادہ مکمل سمجھ سکے۔ لیکن جو ایک بات تم مس کر جاتے ہو وہ یہ ہے کہ انا کی تکمیل ہمیشہ مستقبل سے جڑی رہتی ہے۔ تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ عہدہ پاؤ گے، اتنے پیسے کماؤ گے، یہ کامیابی سمیٹو گے تو پھر انا کو مکمل ہونے کا احساس ملے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انا کو اس کامیابی، اس دولت، اس عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس تشنگی میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، جو تشنگی اس کو تسلسل، اس کو دوام دیتی ہے۔ فرض کرو تم ایک گول بناتے ہو، وہ حاصل ہو جاتا ہے تو انا اس پر اچھلے گی، کودے گی، ناچے گی، مگر مطمئن ہو کر بیٹھے گی کبھی نہیں، بلکہ چند دن کے بعد ایک اور گول تمہارے سامنے رکھ دے گی، کیونکہ انا مستقبل میں جیتی ہے۔ مستقبل وہ فیلڈ ہے جس میں انا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایگو، انا ہمیشہ ہی مستقبل کے قبضے میں رہتی ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ مستقبل کی سوچوں میں رہتا ہے۔ تم غور کرو جتنے بھی تھاٹس تم میں فکریں، پریشانیاں، انزائٹی پیدا کرتے ہیں، وہ سارے مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی دماغ کے سب سے بڑے شاہکار، انسانی انا کی عملی حالت۔ ہر شخص تشنا ہے،
ہر شخص کو اپنی تکمیل مستقبل میں دکھائی دیتی ہے۔ مطلب اس لمحے میں ہر انسان ناکامل ہے۔ انزائٹی فوکس کے مستقبل میں ہو جانے کا نام ہے، غم فوکس کے ماضی میں ہو جانے کا نام ہے، اور انا کی زندگی یہی ماضی اور یہی مستقبل ہے، کیونکہ اسی ماضی اور مستقبل سے انا ڈیلیوژن تخلیق کر سکتی ہے۔ کنٹینیوٹی کا ڈیلیوژن تسلسل کا سراب پیدا کر سکتی ہے۔ یہ سراب کہ ہم کل یہ تھے، آج یہ کریں گے، پرسوں یہ ہو جائیں گے۔ تم اس کنٹینیوٹی کو نبھاتے ہوئے سارا دن گزارتے ہو، یہ جانے بغیر کہ ہر لمحہ زندگی کا ایک نیا ہی تجربہ ہے۔ تم جو فزیکلی ہو 2 مہینے میں اس کا کتنا حصہ بدل جاتا ہے، یہ تو اب سائنس تمہیں خود بتا رہی ہے۔ تم جس تسلسل کے سراب میں الجھے ہوئے ہو، جس کنٹینیوٹی کا ڈیلیوژن پال کے بیٹھے ہوئے ہو، جس دن اس گورکھ دھندے کو سمجھ گئے، اس دن تمہیں ہر پل کا زندہ پن محسوس ہوگا۔ زمان و مکان دماغ کا تراشا ایک ایسا بت ہے، ایک ایسا جھوٹ، جس جھوٹ کی چھلنی کے بغیر تم دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ جھوٹ کہ جس کے بغیر دماغ اپنا ہونا کھو دیتا ہے۔ دماغ کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی انڈلجنگ اور آل ابزاربنگ گیم درکار تھی کہ جس سے باہر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو۔ زمان و مکان تمہارے دماغ کا وہی آل ابزاربنگ گیم ہے۔